गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जानवी त्रिपाठी, आपकी अपनी डिमांड पर आपका अपना ये चैनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स स्टडी पॉइंट। बहुत दिनों से आप सब डिमांड कर रहे थे कि मैडम एक चैनल बनाइए, क्योंकि हमारी क्लासेस बंक हो जाती हैं या क्लासेस नहीं चल पाती एग्जामिनेशन के कारण या टाइम ड्यूरेशन कम होने के कारण। तो कैसे इसे कंप्लीट किया जाए, इसलिए ही ये चैनल आप लोगों के डिमांड पर मैंने बनाया है। और ये आप सभी के लिए है, पीजी स्टूडेंट्स स्पेशली जो अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ग्रेजुएशन 5th एंड 6th सेमेस्टर में, स्पेशली 6th सेमेस्टर में रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीएचडी, आफ्टर पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे दोनों ही पेपर, चाहे वो नेट का पेपर हो या पीएचडी का या अदर लेवल के पेपर हैं, दोनों ही फर्स्ट पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव या जनरल नॉलेज का से रिलेटेड होता है, उस पेपर के अलावा अपना जो पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें भी रिसर्च एंड स्टैट्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, डिमांडफुल है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल को शेयर करिए लेक्चर्स, एंड जो है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। चलिए, टाइम की शॉर्टेज है और टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स स्टडी पॉइंट में मैं सबसे पहले स्टैट्स ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं पीजी के बच्चों को स्टैट्स पढ़ा रही हूँ, और काफ़ी कुछ है जो अभी बच्चों को बताना बाकी है, जिससे कि हमारे बच्चे सीख सकें। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे क्लास नहीं कर पाते हैं, दूर दराज में रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो क्लास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले मैं स्टैट्स ही स्टार्ट की हूँ, और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्टैटिस्टिक्स के इस पेपर में स्टैट्स है क्या, वास्तव में स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्या है, और स्टैट्स में क्या किया जाता है, क्या स्टैटिस्टिक्स के क्या महत्व है, क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, और ये क्यों इतना बेनिफिशियल है। अब ये सभी जो है मैं जितना कोशिश हो सकेगा आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर सकूँ। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में कोशिश करूँगी कंप्लीट करने के लिए। चलिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो स्टेटस, जो कि एक लैटिन वर्ड है, स्टैटिस्टा जो कि एक इटालियन वर्ड है, और स्टैटिस्टिक नॉट सी, यहाँ पे के है स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग में, स्टैटिस्टिक वर्ड जो कि जर्मन वर्ड है, इससे लिया गया है। और ये तीनों ही वर्ड का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है वो स्टेट है। स्टेट अर्थात राज्य। राज्य से अभिप्राय, पहले के टाइम पे, प्राचीन समय में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत ही छोटे कार्यों के लिए किया जाता था, बहुत ही इसका बहुत वृहद रूप, ब्रॉड स्वरूप नहीं था। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग सिर्फ राज्य के कार्यों के लिए ही किया जाता था,
मतलब राज्य में जो जनगणना करनी है, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा करना है, या किसी समस्या के निराकरण के लिए कोई अगर स्कीम बनानी है, उसकी उपादेयता जाननी है, ये सभी कार्य जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत किए जाते थे। स्पेशली जो है आय व्यय का ब्यौरा और जो है जनगणना या किसी समस्या के समाधान के लिए ही स्टैटिस्टिक्स शब्द का स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता था राज्य में। तो इसका एरिया जो था स्टैटिस्टिक्स का वो बहुत सीमित था, बहुत वृहत नहीं था। पहले के टाइम पे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। चाणक्य जी की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो पूरी राजनीति से संबंधित है, और राजनीति के बारे में उन्होंने किस तरह से जितनी भी चीज़ें डिफाइन की हैं वो मोस्टली उसमें राज्य की नीति निर्धारण और ये सभी चीज़ें सभी तो नहीं कह सकते बट काफ़ी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स से प्रभावित थी। अब हम स्टैटिस्टिक्स की व्युत्पत्ति से आगे बढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, क्यों होता है, इसके लिए इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स की अनगिनत परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारी परिभाषाएं, उनमें से मैंने कुछ ही लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटे जी ने कहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध आंकिक तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है। Statistics as a tool in research deals with the method of collecting and interpreting numerical facts. अर्थात कि ये कहना चाह रहे हैं कि सांख्यिकी सिर्फ अनुसंधान में प्रयोग होता है। अनुसंधान का एक उपकरण है जिसमें तथ्यों को आंकिक स्वरूप में बदल के तथ्यों का संग्रह करना और संग्रह करने के बाद स्टैटिस्टिक्स मेथड का यूज़ करके स्टैटिस्टिक्स के मेथड का यूज़ करके उनकी स्टैटिस्टिक्स की विभिन्न विधियों के द्वारा जो है कोई परिणाम प्राप्त किया जाता है और व्याख्या की जाती है। अनुसंधान में ही स्पेशली स्टैट्स का प्रयोग किया जाता है। गिलफोर्ड जी ने कहा है कि सांख्यिकी जो है वो गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है। जैसा कि नाम से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सांख्यिकी मतलब संख्या का विज्ञान है। बहुत सारे लोगों ने इसे अंक का विज्ञान, संख्या का विज्ञान, अनुमान का विज्ञान बताया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड की जो डायरी है उसमें जो है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सांख्यिकी पद्धतियों के संकलन, वर्गीकरण और प्रयोग का विज्ञान है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है बट बहुत कंप्लीट नहीं। ये जितनी भी अब तक डेफिनेशंस बताई गई हैं ये अपने आप में पूर्ण है, लेकिन सांख्यिकी की सही व्याख्या करने में अभी अपर्याप्त है, क्योंकि सांख्यिकी का रूप जो है वो बहुत वृहद है। इतने सिर्फ अंकों की गणना, अनुमान की व्याख्या से ही हम सांख्यिकी को परिभाषित नहीं कर सकते। चलिए, तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन यानी डेटा कलेक्शन, वर्गीकरण और प्रयोग का विज्ञान है। डेटा कलेक्शन मतलब जो भी प्रदत्त है, अगर आप अनुसंधान में हम बात करें तो अनुसंधान करने के लिए जो है अगर आप सर्वे मेथड यूज़ करते हैं या कोई भी मेथड का प्रयोग करते हैं तो उसमें डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डेटा कलेक्शन सही तरीके से किया गया है, सांख्यिकी की उचित विधियों के आधार पर डेटा कलेक्शन किया गया है, तो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक सही रूप में होंगी और एक सही परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन, वर्गीकरण, मैं आपको एक एक शब्द बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी आगे कि ये डेटा कलेक्शन क्या है, वर्गीकरण क्या है, ये सभी चीज़ें आगे डिफाइन करूंगी मैं। अभी हम सिर्फ परिभाषा पे ध्यान देते हैं कि सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन, इनका वर्गीकरण एवं प्रयोग का विज्ञान है कि डेटा हम किस तरह से कलेक्ट करें सांख्यिकी विधियों के आधार पर, इनका वर्गीकरण करें
डेटा कलेक्शन का, जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि साक्षरता का लेवल हमें ज्ञात करना है गर्ल्स बॉयज़ दोनों में इंडिया की पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत अधिक है। तो इनमें हम किस तरह से डेटा कलेक्शन करें और डेटा कलेक्शन की कौन सी विधियों का प्रयोग करें, और डेटा कलेक्शन के बाद भी हम चूँकि गर्ल्स बॉयज़ का देख रहे हैं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग गर्ल्स एंड बॉय दो वर्ग में हमारे वर्गीकृत हो जाएंगे। इसी को वर्गीकरण कहते हैं कि आप कैटेगरी के आधार पर इसको वर्गीकृत कर दीजिए। वर्गीकरण एवं प्रयोग का विज्ञान है। विज्ञान अपने आप में एक बहुत वृहद रूप है कि किसी भी, जैसा कि विज्ञान की परिभाषा में हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक विस्तृत ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक चीज का विशिष्टीकृत करके अध्ययन करना विज्ञान होता है। तो विज्ञान अपने आप में वृहद है। तो इनके अनुसार सांख्यिकी जो है वो डेटा प्रदत्तों के संकलन, वर्गीकरण और प्रयोग का विज्ञान है, यानी वृहद रूप में ये एक निष्कर्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं जो सांख्यिकी को सही रूप में डिफाइन करती हैं, हम ऐसी भी कुछ परिभाषाएं लिए हुए हैं जो कि सांख्यिकी को सही अर्थ में परिभाषित करती है, इसके वृहदता का हमें बोध कराती हैं। जैसे लोविट जी के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, उनका वर्णन तथा उनकी तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन से संबंध रखता है। Statistics is the science which deals with the collection, classification and tabulation of numerical facts as the basis of explanation, description and comparison of phenomena। ये कह रहे हैं कि सांख्यिकी जो है एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा वृहद ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है जो कि घटनाओं की व्याख्या, चाहे आप अनुसंधान में किसी घटना की व्याख्या करें या आप पॉलिटिकल क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में या किसी सब्जेक्ट के या राज्य के अर्थ में या किसी स्कीम्स को लेके जो भी घटना है, इस घटना की व्याख्या, उसका वर्णन और तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों का संग्रह, यानी व्याख्या करने के लिए हम पहले, अगर हम जो है हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो हम अंकों में ही गणना कर रहे हैं, जैसे हमें गर्ल्स बॉयज़ का गणना करना है, साक्षरता का, तो हमें पता है कि हमने पहले से क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, मिडिल एंड हाई। बट जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ अंक नहीं होते, तो वहाँ हम अंकों में बदलते हैं पहले। जैसे अगर किसी गुण विशेषता का अध्ययन करना है, अभिवृत्ति का अध्ययन करना है, तनाव, स्ट्रेस का अध्ययन करना है, या फिर बौद्धिक लेवल का अध्ययन करना है, तो बुद्धिलब्धि के लिए, बौद्धिक लेवल के लिए भी पहले से बुद्धिलब्धि परीक्षण या ये सारे परीक्षण पहले से उपलब्ध हैं। तो हम ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को अंकों में बदलते हैं, यानी आंकिक तथ्य अंकों में बदल के आंकिक तथ्यों का संग्रह करते हैं और फिर संग्रह के बाद उनका वर्गीकरण करते हैं विभिन्न कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम इकोनॉमिक क्लास के आधार पर करें तो जैसे 3 कैटेगरीज हमारे पास है, लो, मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप। इसी तरह से हम शिक्षा की बात करें एज ग्रुप में, तो प्रत्येक एज ग्रुप में जैसे चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंट है, फिर एडल्ट है एंड देन वृद्धावस्था, ओल्ड एज। तो इन सभी ग्रुप्स में अगर हम ये जानना चाहें कि कितने कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, वो भी मेल एंड फीमेल, तो इनका हम इनके वर्ग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फिर वर्गीकरण के बाद इनको टैबुलेशन करेंगे, यानी सारणीयन करेंगे, सारणी बनाएंगे। इस जो हमने वर्ग में विभाजित कर लिया, अब वर्ग के आधार पर सारणी बनाएंगे
जितने भी वर्ग हमारे होंगे रो एंड कॉलम्स के आधार पर। इसके बाद वर्गीकरण सारणियन से संबंध रखता है। ये जो है लोविट जी की डेफिनेशन है। और सारणियन के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं व्याख्या के बाद। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डब्ल्यू.सी. सटक्लिफ के अनुसार है। इनके अनुसार सांख्यिकी उन तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण को कहते हैं जो विधि पूर्वक संकलित किए जाते हैं, जिनके संकलन में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता और जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु संकलित किए गए हों। इनकी डेफिनेशन बहुत ही वृहद लेवल पे स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करती है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स comprise the collection, tabulation, presentation and analysis of an aggregate of facts collected in a methodical manner without bias and related to a predetermined purpose। अर्थात सांख्यिकी जो है वो तथ्यों का संकलन तो करती है, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करने को ही सांख्यिकी कहते हैं। लेकिन इन्होंने जो कंडीशंस बताई हैं वो ये है कि हम डेटा कलेक्शन करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। तो डेटा कलेक्शन जो है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। डेटा कलेक्शन किसी तरह का उसमें बायस्ड नहीं, किसी तरह से बायस्ड नहीं होना चाहिए। उस पर जो भी अनुसंधान करता है या जो भी घटना का अध्ययन करता है उसका अपनी किसी मनोवृत्ति का, अपनी किसी भी चीज़ों का प्रभाव ना हो। अर्थात जो भी किया जा रहा है वो पक्षपात रहित हो। डेटा कलेक्शन जो किया जाए वो पक्षपात रहित हो, उसमें किसी तरह का पक्षपात ना हो। और ये जो है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य से संकलित किए गए पूरे। इसमें दो चीजें फैक्ट्स आते हैं। एक तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, हमने किसी उद्देश्य को लेके ही हम चलते हैं, बिना उद्देश्य तो हम कोई अध्ययन करते नहीं है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिसाइड करने के बाद, यानी हमारा जो हम जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी घटना का या जो भी हम शोध कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम विषय निर्धारित करते हैं कि हम किस विषय पे अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय के बाद हम सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम किन हमारे इस अध्ययन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों ये जो है अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स जो भी है वो तो आगे आफ्टर रिसर्च देखेंगे। बट अभी हम किन उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं, ये रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं। तो ये इसमें पूर्व निर्धारित, यानी हमने पहले से उद्देश्य तो निर्धारित कर लिया है। जब भी हम कोई अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम उद्देश्य पहले से पूर्व निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन जो डेटा कलेक्शन है उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सांख्यिकी, हमने समझ लिया सांख्यिकी क्या है। वैसे तो एक शब्द में कहा जाए तो सांख्यिकी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सांख्यिकी संख्या का विज्ञान है, गणना का विज्ञान है, अनुमान का विज्ञान है, संभाविता का विज्ञान है। बट मैंने पहले भी बताया कि ये सभी परिभाषाएं जो है वो सांख्यिकी को पूर्णतः डिफाइन नहीं करती, ये व्यवहारिक नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि ये सांख्यिकी का बहुत छोटा रूप रिप्रेजेंट कर रही है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी का जो वृहद रूप है वो सांख्यिकी का वृहद रूप क्या है, सांख्यिकी को एक्चुअल में सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर हम जिसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, आंकिक तथ्यों का संकलन करते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर, विषय के आधार पर डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद उनका वर्गीकरण करते हैं, टैबुलेशन करते हैं एंड
अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। व्याख्या विश्लेषण के बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और जिसके आधार पर हम पूर्व कथन कर सकते हैं। हमने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं रखी है, पर एक्चुअल में सांख्यिकी जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि डेटा कलेक्शन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया, प्रस्तुतिकरण कर लिया, उसका व्याख्या कर ली, परिणाम ज्ञात कर लिया। एक्चुअल में सांख्यिकी के अंतर्गत परिणाम के बाद, व्याख्या के बाद निष्कर्ष, और निष्कर्ष के आधार पर हम पूर्व कथन कर सके, जनरलाइजेशन किया जा सके, और जनरलाइजेशन के बाद किसी भी घटना के बारे में पूर्व कथन किया जा सके। तो सांख्यिकी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, सांख्यिकी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी का महत्व क्या है। सांख्यिकी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही वृहद क्षेत्र रखती है। प्राचीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग सिर्फ राज्य तक सीमित था। राज्य में आंकड़ों ज्ञात करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता था, बट आज के समय में सांख्यिकी बहुत ही वृहद रूप लिए हुए है, वृहद स्वरूप में है, तो इसका महत्व भी बहुत अधिक है। तो हमने जितना हो सका है इसको संक्षिप्त करने की कोशिश की है। चलिए, सांख्यिकी का महत्व सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो राजनीति के क्षेत्र में अब तक आपने काफ़ी कुछ इसकी उत्पत्ति से ही समझ लिया होगा कि राज्य की जो भी, राज्य मतलब सिर्फ कोई एक स्टेट नहीं, स्टेट एंड कोई एक देश है ना। देश की राजनीति में यानी वहाँ की जो भी नीति निर्धारण है, योजनाओं के निर्माण में, आय व्यय का ब्यौरा जानने में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली जब राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई एक नई योजना लागू की जाती, कोई एक समस्या सामने दिखती है देश की, राष्ट्र की, राज्य की, उस समस्या के निराकरण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारे देश में कुपोषण बहुत ज़्यादा व्याप्त है। मैं होम साइंस की हूँ तो ज़्यादातर आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो होम साइंस को रिलेट करते ही मिलेंगे, और जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगी अदर सब्जेक्ट्स के भी एग्जाम्पल्स देने की। तो अभी जो है देश में कुपोषण की समस्या एक बहुत वृहद रूप लिए हुए है। तो कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए देश में बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी योजनाओं का निर्माण राष्ट्र स्तर पर भी किया जा रहा है, केंद्र स्तर पर भी किया जा रहा है, और राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य जो भी कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है वो राज्य स्तर पर भी जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कुपोषण का, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य में बनती हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि लाभार्थी कितने हैं, कितने लोग हैं जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं, कुपोषण या जो भी समस्याएं हैं जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, प्लस किस तरह से ये जो योजना है किस तरह से उनको लाभ प्रदान करेगी, किस तरह से इस समस्या का निराकरण किया जा सकेगा, और इस योजना को लागू करने के पीछे क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और उन चुनौतियों से किस तरह से चुनौतियों का किस तरह से निराकरण किया जा सकता है, जिससे कि ये योजना अपने वृहद रूप में सफल हो। तो योजनाओं के निर्धारण में किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में या राष्ट्र की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए या आय व्यय का ब्यौरा आदि के लिए जो है राजनीतिक क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में। ये दोनों ही बहुत वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन शिक्षा की हम बात करते हैं क्योंकि शिक्षा ही वो आधार है जो किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है, और शिक्षा जो है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो शिक्षा जो है वो आज की जनरेशन में शिक्षा का अभिप्राय
तो वही है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि शिक्षा मात्र कुछ डिग्रियों का कलेक्शन नहीं है। शिक्षा वो है जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, और ये बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास मतलब उसका शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी प्रकार के का विकास अंतर्निहित होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के सर्वांगीण विकास में आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि बालक अभिभावक संबंध के द्वारा जो है शिक्षक अभिभावक संबंध, जिसमें कि शिक्षक जो है बालक के अभिभावक से मिलके दोनों ही बालक की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करते हैं। इसलिए आजकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये होनी भी चाहिए। और भी इसी तरह से आप देखेंगे कि क्या समस्याएं हैं जो बालक के शिक्षा प्राप्ति में बाधा क्रिएट कर रही हैं। तो इन बाधाओं को, इन चुनौतियों से किस तरह से लड़ा जाए, इसके लिए, और किस तरह से उसके शिक्षा के स्तर को किस तरह से ऊपर उठाया जा सके, साक्षरता लेवल क्या है। और साक्षरता और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर है। साक्षरता महज अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है, जबकि शिक्षा बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ है। तो व्यक्ति सिर्फ साक्षर ना हो, वो शिक्षित हो और अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो सके। इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए। सबसे पहले तो चुनौतियां ज्ञात करने के लिए ही स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चुनौतियों से किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से शिक्षा जो है पूरे देश में सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, और शिक्षा, साक्षरता नहीं, शिक्षा प्राप्त हो सके, लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, और शिक्षा प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयां हैं उनका निराकरण किस तरह से किया जा सके। इन सब के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है विभिन्न विषयों में सांख्यिकी का महत्व। अभी तो हम शिक्षा की बात कर रहे थे, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास से महत्व रखती है। अब हम बात करते हैं विभिन्न विषय। जैसे मैं सबसे पहले होम साइंस का नाम लेना चाहूँगी, गृह विज्ञान है। साइंस के सभी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इसके अलावा हमारे ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, भाषा विज्ञान के जो विषय हैं, इन सभी विषयों में सांख्यिकी का महत्व अत्यधिक है, अत्यंत व्यापक महत्व रखता है सांख्यिकी सभी विषयों के शोध में तो सांख्यिकी का एक अलग ही महत्व परचम लहराता है सांख्यिकी का, क्योंकि शोध बगैर सांख्यिकी के अपूर्ण सा लगता है। तो सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के द्वारा ही शोध कंप्लीट हो सकता है, वो किसी भी विषय का हो, उसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अत्यंत महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अदर ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें ना सिर्फ शोध में, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में तो सिर्फ शोध नहीं, शोध तो सभी विषयों में, लेकिन इन विषयों में सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, गणना करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है, सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ जाता है इन सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में सांख्यिकी का महत्व। तो ये हम अभी सब्जेक्ट्स के में ही बता चुके हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी अनुसंधान होते हैं, उन सभी अनुसंधानों में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अनुसंधान पूरा ही होता है, शुरू ही होता है सांख्यिकी से और खत्म भी होता है सांख्यिकी, क्योंकि अनुसंधान के जो स्टेप्स हैं, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, रिसर्च क्या है ये तो हम आगे रिसर्च जब हम पढ़ाएंगे तब आपको
बताएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, जो पद हैं, किस तरह से रिसर्च किन किन पद को फॉलो करते हुए किया जाता है, उन सब में वो सारे स्टेप्स स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सबसे पहले आप विषय का चयन करेंगे, विषय चयन के बाद उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उद्देश्य निर्धारण के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आप जो है रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आप मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी में सबसे पहले डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में किन विधियों का प्रयोग करते हुए आप डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रतिचयन की, प्रतिदर्श चयन की क्या विधियां होंगी, और इसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद कि जिन जिन विधियों का प्रयोग करते हुए डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हुए एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद व्याख्या, परिणाम निकालेंगे, परिणाम के बाद व्याख्या करेंगे एंड निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष के बाद इसका जनरलाइजेशन करेंगे एंड पूर्व कथन कर सकेंगे। ये सारे पद स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो बगैर स्टैटिस्टिक्स के अनुसंधान अपने आप में एक अपूर्ण सा लगता है। तो अनुसंधान में तो स्टैटिस्टिक्स का महत्व अत्यंत व्यापक है, अत्यधिक महत्व है स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट है प्रतिदर्श चयन में। बिल्कुल सही है कि डेटा कलेक्शन बायस्ड लेस हो, मतलब किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, पक्षपात रहित हो। इसके लिए जो है प्रतिदर्श चयन बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रतिदर्श चयन किस तरह से किया जाए, किन विधियों के द्वारा किया जाए, कि जो भी हम प्रतिदर्श का चयन करें, जो भी सैंपल्स हम लें, वो सैंपल संपूर्ण पॉपुलेशन का, पूरी यूनिवर्स का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, बायस्ड लेस हो। यानी अगर हम प्रतिदर्श यहाँ से चयन कर रहे हैं तो ये जो हमने प्रतिदर्श लिए हैं वो पूरी पॉपुलेशन को के इन प्रतिदर्श की जो गुण विशेषताएं पूरी पॉपुलेशन पे लागू होती हो, मतलब पूरी पॉपुलेशन की गुण विशेषताएं उसमें अंतर्निहित हो। अगर हमने किसी एक जगह से डेटा कलेक्शन कर लिया तो हमने अपने उद्देश्यों के आधार पर डेटा कलेक्शन कर लिया, किसी एक एरिया से कर लिया, तो हम निश्चित रूप से डेटा तो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो डेटा जो है प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होगा। और अगर प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होगा तो हम एक सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकेंगे, जनरलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, सामान्यीकरण नहीं कर सकेंगे। ये सभी वर्ड्स आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, जो भी मैं वर्ड्स यूज़ करती हूँ, जनरलाइजेशन। मैं एक ऐसा वीडियो भी अपलोड करूँगी जो कि इन सभी शब्दावली पे हो। इसके अंतर्गत हम जो भी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वो सभी शब्दावली को डिफाइन करेगा। जैसे नॉर्म्स क्या है, वैलिडिटी क्या है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या है, और ये जो भी चीज़ें हैं, सामान्यीकरण क्या है। मैं एक ऐसा वीडियो भी अपलोड करूँगी कुछ समय बाद। चलिए, तो प्रतिदर्श चयन की हम बात कर रहे थे। तो प्रतिदर्श चयन में निश्चित रूप से जो है वो सांख्यिकी का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा कलेक्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, इसके लिए हम प्रतिदर्श चयन की जो विधियां प्रयोग करेंगे वो सांख्यिकी के अंतर्गत ही आती है। सांख्यिकी के आधार पर ही हम प्रतिदर्श चयन की विधियों का प्रयोग करते हुए, उचित प्रतिदर्श चयन की विधियों का प्रयोग करते हुए प्रतिदर्श चयन करेंगे। और ये प्रतिदर्श चयन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रतिदर्श चयन हमने सही तरीके से किया है तो हमें एक सही निष्कर्ष की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज हम कितना भी मेहनत कर लें, हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। चलिए, नेक्स्ट है सांख्यिकी के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन अधिक विश्वसनीय, शुद्धता और सरलता से किए जा सकते हैं। ये एकदम सही है कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए हम तुलनात्मक अध्ययन समझ रहे हैं कि हमें कोई भी दो चर है, इन चर के बीच तुलना करनी है कि इनमें क्या गुण विशेषताएं हैं जो दोनों में सिमिलर हैं।
या क्या सिमिलर नहीं है। तो ये जो है तुलनात्मक अध्ययन, ये दो वेरिएबल्स के बीच भी हो सकता है, दो से अधिक चरों के बीच भी हो सकता है। अगर हम दो चरों के बीच में ज्ञात करते हैं तब तो हम सहसंबंध गुणांक के आधार पर भी कर सकते हैं। टी टेस्ट के आधार पर दो वेरिएबल्स के बीच जो है तुलना की जा सकती है, सहसंबंध गुणांक के आधार पर सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जब वेरिएबल्स दो से अधिक होते हैं तो हम एनोवा टेस्ट का प्रयोग करते हैं दो से अधिक चरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने में। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, हम जिन भी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग, अगर हम सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के बाद हम जो है सार्थकता स्तर ज्ञात करने के बाद हम तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष निकालते हैं तो वो अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक शुद्ध परिणाम देता है, नॉर्म्स केंद्रित होता है, वो अधिक शुद्धता लिए होता है, अधिक वैध और विश्वसनीय परिणाम देता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाता है तुलनात्मक अध्ययन में। हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन हम बिना सांख्यिकी के प्रयोग के कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक द्वारा विभिन्न चल राशियों में संबंध की गणना की जाती है। निश्चित रूप से भी मैंने बताया भी, इसी सहसंबंध गुणांक के द्वारा हम विभिन्न चल राशियों में सहसंबंध की गणना करते हैं। अर्थात एक चल राशि बढ़ रही है तो दूसरी चल राशि या दूसरा जो वेरिएबल है, चर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो भी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है, एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि भी अगर बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वहां पे सहसंबंध पॉजिटिव होगा। और अगर एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि घट रही है तो यहाँ पे नकारात्मक संबंध होगा, नकारात्मक सहसंबंध होगा, निगेटिव कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन दोनों ही जगह होगा, लेकिन अगर एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि बढ़ रही है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि घट रही है तो यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन के द्वारा ही जो है हम विभिन्न चल राशियों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। ये सहसंबंध जब हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सहसंबंध क्या है। चलिए नेक्स्ट है संख्या। सांख्यिकी में विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करके व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, योग्यताओं आदि की गणना की जा सकती है। निश्चित रूप से सांख्यिकी में विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति की जितनी भी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जैसे अभिवृत्ति, अभिरुचि, तनाव, इमोशंस, भावनाएं, संवेग और भावनाएं आदि, भावना ग्रंथियां, इन सभी का जो है अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी शारीरिक क्या विशेषताएं हैं, इसका भी अध्ययन सांख्यिकी विधियों के विभिन्न प्रकार के परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत अभिवृत्ति परीक्षण आता है, IQ परीक्षण आता है, बुद्धिलब्धि परीक्षण, जिसके आधार पर मानसिक योग्यता, बुद्धिलब्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक योग्यता ज्ञात की जाती है, कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या मानसिक रूप से योग्य है। इसकी जो है गणना हम IQ टेस्ट के आधार पर करते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण के आधार पर अभिवृत्ति की गणना कर सकते हैं। और जो है इसी तरह से विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की गणना, विशेषताओं की गणना हम कर सकते हैं परीक्षण के आधार पर, मनोवैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर। और ये सभी टेस्ट सांख्यिकी विधियों के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि हम जो भी टेस्ट फॉर्मेट करते हैं, जो भी टेस्ट बनाए जाते हैं, वो महज एक मापन होता है। और मापन एंड मूल्यांकन दोनों ही जो है वो सांख्यिकी के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब मापन मतलब अंक प्रदान करना, हमने अंक प्रदान कर दिया, पर उस अंक के आधार पर हम किसी भी गुण विशेषता को डिफाइन कर लें, कौन सी गुण विशेषता कितनी अच्छी है, ये योग्यता कितनी अधिक है या कितनी कम है, ये मूल्यांकन कहलाता है। मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी।
तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक योग्यता हो, इन सभी की गणना बहुत आसानी से की जा सकती है और बहुत शुद्ध रूप में की जा सकती है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। क्या महज उसने मैथ्स जल्दी समझ ली, क्या उसकी समझने की क्षमता थोड़ी अच्छी है, क्या उसकी रीजनिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, तार्किक क्षमता अच्छी है, तो हम उसे कह सकते हैं बुद्धिमान है अधिक? नहीं। हम अच्छी है अभी हम बता सकते हैं अच्छी है, पर कितनी अच्छी है हम ये नहीं बता सकते। तो जब तक हम एक टेस्ट के द्वारा इसका अध्ययन ना करें, स्टैटिस्टिकल मेथड के बगैर, हम कोई भी गुण विशेषता का अध्ययन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान योजनाओं में सांख्यिकी विधियां अत्यधिक सहायक होती हैं। यानी जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, ये सब है रिसर्च में, सभी प्रकार के अनुसंधान में, चाहे वो साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो। ह्यूमैनिटीज़ तो स्पेशली साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के तो प्रत्येक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत 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 महत्वपूर्ण है। लेकिन साइंस के भी जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों में अनुसंधान में, विज्ञान के जितने भी अनुसंधान हैं, उन सभी अनुसंधानों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग से ही वो पूर्णता प्राप्त करता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर है, सांख्यिकी सूत्रों द्वारा विश्लेषण करने के उपरांत प्राप्त परिणाम अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब ये जो वर्ड है वस्तुनिष्ठ, ये क्या है? सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। वस्तुनिष्ठ, जैसे आप वस्तुनिष्ठ पेपर देते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव पेपर, मल्टीपल चॉइस में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं या 3 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, जो भी उनमें से आपको कोई एक चुनना होता है। वो एक ही सही होता है, बाकी 3 सही नहीं होते हैं। सही के 5 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही 100% सही नहीं होते हैं। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ का मतलब एकदम वस्तु केंद्रित, यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर हो, दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता, यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट प्राप्त हो, परिणाम प्राप्त हो, वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तो क्या है, सांख्यिकी सूत्रों द्वारा जो विश्लेषण किए जाते हैं, जो भी सांख्यिकी सूत्रों या स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए जो भी परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी वो वही परिणाम शुद्ध होगा, दूसरा परिणाम हो ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हैं कि वो जो परिणाम है उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, शुद्धता बहुत अधिक है, वैलिडिटी अधिक है, विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मतलब वो वही परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के प्रमाणिक, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में मेरे से, पैमाने होने चाहिए। सांख्यिकी के प्रमाणिक पैमाने की सहायता से अधिक विश्वसनीय तथा वैध परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। यानी सांख्यिकी के जो पैमाने या जो सूत्र हैं या सांख्यिकी की जो विधियां हैं, उन विधियों के आधार पर जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक वैध होते हैं। यहाँ पे भी मैं वैधता और विश्वसनीयता को डिफाइन करना चाहती हूँ, बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज काफ़ी हो चुकी है, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और अभी हमारी 2-3 स्लाइड्स ही आगे बढ़ पाई हैं। तो मैं एक लेक्चर ऐसा ज़रूर रखूँगी जिसमें ये जितने भी टर्म्स हैं, वैधता, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, ये सभी को डिफाइन करते हुए रखूँगी। यानी इससे अधिक शुद्ध परिणाम, अधिक विश्वसनीय परिणाम और अधिक वैध परिणाम, अधिक वस्तुनिष्ठ परिणाम सांख्यिकी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी के कार्य क्या हैं। सांख्यिकी जो है वो जटिल तथ्यों को सरल बनाता है। निश्चित रूप से आप अगर किसी अनुसंधान की बात करें या आप नॉर्मली पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ही आप देख लीजिए कि अगर आप साक्षरता लेवल ही देखना चाहें तो क्या बगैर सांख्यिकी के ये हो सकता है आसानी से? अगर आप सिर्फ
आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, हम इंडिया की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, लगभग 1.5 अरब के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच रही है। और इंडिया की पॉपुलेशन अब तो वर्ल्ड में सबसे अधिक चाइना को भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। तो इतनी अधिक पॉपुलेशन में क्या हम एज वाइज, एज के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, साक्षरता लेवल, शिक्षा का लेवल, हाँ कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर शिक्षा साक्षरता का लेवल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। बगैर सांख्यिकी के ये पॉसिबल ही नहीं है। और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से, सरलता से बड़े आप वैसे भी पॉपुलेशन लेंगे, हम रिसर्च की पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की या किसी कंट्री या किसी स्टेट की पॉपुलेशन की बात ना करके अगर हम अपनी पॉपुलेशन यानी रिसर्च की पॉपुलेशन की बात करें, तो भी अगर आप जिस भी विषय पे रिसर्च करने जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन एक बड़ी यूनिवर्स बड़ा होता है, बड़ी पॉपुलेशन होती है, उस पे कोई भी बगैर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़कियों की या फीमेल्स की ही किसी एक समस्या पे अध्ययन करने चाहिए, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक डिस्ट्रिक्ट ही उठा लेंगे, तो उसमें भी लड़कियों की संख्या काफी अधिक होगी। और इतनी अधिक, अगर आप 10,000 ही मान के चलिए कि कोई एक 10,000 पे ही आप कर रहे हैं, तो 10,000 पे ही करना क्या आसान है? नहीं आसान है। तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए, उचित प्रतिदर्श चयन विधियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिदर्श लेके और सही तरीके से बायसलेस प्रतिदर्श का चयन करते हुए बड़ी आसानी से आप बड़ी इजीली जो है आप शोध कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए आप बहुत आसानी से किसी भी निष्कर्ष परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं और निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मतलब जटिल से जटिल तथ्य जो देखने में बहुत लगते हैं कि कितने, अरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वहां पे भी आप स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी जटिल से जटिल तथ्यों को ये बहुत आसान बना देता है स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है तुलना करके तथा उनमें संबंध स्थापित करना। तो निश्चित रूप से पहले भी बताया जा चुका है कि सांख्यिकी विधियों के द्वारा विभिन्न चरों के मध्य बड़ी आसानी से तुलना की जा सकती है और कोई एक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सहसंबंध गुणांक के आधार पर सहसंबंध की व्याख्या की जा सकती है। टी टेस्ट के आधार पर दो वेरिएबल्स के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और कोई एक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से एनोवा टेस्ट के आधार पर 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और उनके बीच, विभिन्न चरों के बीच संबंध ज्ञात किया जा सकता है। नीति निर्धारण में इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से नीति निर्धारण में सांख्यिकी के प्रयोग के बगैर नीति निर्धारण हो ही नहीं सकती। कोई भी योजना लागू करने के पहले से लेके योजना बनाने के पहले कोई भी जो है स्कीम्स, कोई भी योजना की योजना बनाने से लेके उसका मूल्यांकन और लागू करने के बाद मूल्यांकन के बाद उसमें कितनी कमियां रह गई, मूल्यांकन के बाद आगे की योजना में जो है किस तरह से जो है इस कमियों को दूर किया जा सके, ये सारी चीजें सांख्यिकी विधियों के आधार पर ही पॉसिबल है। तो नीति निर्धारण के कार्य में सांख्यिकी के बगैर नीति निर्धारण हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। यानी अगर किसी को सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बहुत अच्छे से जानकारी है, ज्ञान है, और सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के बाद या सांख्यिकी विधियों के ज्ञान के बाद ही व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाता है और जब इनका प्रयोग करता है तो उसके अनुभव में वृद्धि होती है। अनुभव वृद्धि के द्वारा व्यक्ति एक सही परिणाम प्राप्त कर सकता है। यानी उसके अपने व्यक्तिगत ज्ञान में, सांख्यिकी ज्ञान के बाद उसके अपने व्यक्तिगत ज्ञान में उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुमान लगाना। निश्चित रूप से आप जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो क्या हाइपोथेसिस क्या होती है?
ये मैं रिसर्च में हालांकि पढ़ाऊंगी, पर ये एक अनुमानात्मक उत्तर होता है। उत्तर मतलब परिणाम का आप पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं, है ना। भविष्यवाणी पूर्ण कथन होता है जो परिणाम की व्याख्या करता है। तो इसे ये क्या है, ये एक अनुमान ही है, अनुमानात्मक उत्तर होता है। तो सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, पूर्व कथन कर सकते हैं। यानी सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के बाद किसी भी घटना के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि 50 मिनट बीत चुके हैं। टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सांख्यिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसके बाद चलिए ये क्लास स्लाइड है, मैं इसे जो है कंप्लीट कर देती हूँ। सांख्यिकी के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, प्राचल सांख्यिकी, और एक अप्राचल सांख्यिकी, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। तो प्राचल सांख्यिकी, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नाम से ये लग रहा है इसमें पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। पैरामीटर मतलब ये सांख्यिकी जो है, इसमें डेटा कलेक्शन प्राचल के आधार पर, पैरामीटर के आधार पर, प्राचल मतलब प्रतिदर्श चयन की उचित विधियों का प्रयोग करते हुए डेटा कलेक्शन किया जाता है। डेटा कलेक्शन किया जाता है, और डेटा कलेक्शन जो है वो प्राचल यानी पैरामीटर के आधार पर, यानी प्रतिदर्श चयन की जो उचित विधि है, जिसके आधार पर प्रतिनिधित्व पूर्ण डेटा कलेक्ट किए जाएं, प्रतिदर्श का चयन किया जाए। प्रतिनिधित्व पूर्ण तो बायस्ड लेस हो, जो पूरी पॉपुलेशन की गुण विशेषताएं अपने आप में समाहित किए हुए हो, यानी जो पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे प्रतिदर्श का चयन किया जाए। ठीक है, यानी प्राचल सांख्यिकी ये अधिक शुद्ध परिणाम देती है, अधिक वैलिड परिणाम देती है, अधिक रिलायबल परिणाम देती है, ऑब्जेक्टिव होती है, नॉर्म्स केंद्रित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्शन के बाद प्राचल सांख्यिकी में डेटा कलेक्शन जो होता है वो प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, यानी प्रतिदर्श चयन की उचित विधियों के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन के बाद उचित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके एनालिसिस किया जाता है, सार्थकता स्तर ज्ञात किया जाता है, एक सही परिणाम प्राप्त किया जाता है, परिणाम की व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन किया जाता है। जनरलाइजेशन तभी किया जा सकता है जब डेटा कलेक्शन जो है प्रतिदर्श चयन की उचित विधियों के द्वारा प्रतिदर्श पर डेटा कलेक्ट किया गया हो, यानी प्रतिदर्शन जो है वो एक सही तरीके से हो, यानी प्रतिदर्श चयन की विधियां जो है वो ऐसी हो जो कि पूर्णतः पूरे यूनिवर्स को की गुण विशेषताओं को अपने में समाहित किए हों, जिसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया हो, पक्षपात रहित हो, प्रतिनिधित्वपूर्ण डेटा कलेक्शन किया गया हो। ठीक है, यानी प्राचल सांख्यिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो प्रतिदर्श चयन की विधि, उचित विधियों के द्वारा प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिदर्श चयन के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किया जाता है, परिणाम प्राप्त करने के बाद निष्कर्ष के बाद जनरलाइजेशन किया जा सकता हो, जिसमें, और जनरलाइजेशन तभी किया जा सकता है जब डेटा कलेक्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिदर्श पर हो। ठीक, ये अधिक एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी लेवल इसका बहुत हाई होता है। दूसरी चीज इसमें वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, नॉर्म्स केंद्रित होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये स्टैटिस्टिक्स यानी प्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत मीन आता है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मापक होते हैं,
सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं, जिस मीन, मीडियन, मोड, जिसमें मीन जो है वो प्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन भी आगे पढ़ाऊंगी ही मैं, 4 प्रकार के डेविएशन, चारों में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मानक विचलन, ये मानक विचलन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये प्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, ये अधिक एक्यूरेट होता है अधिक अदर डेविएशंस के पीछे। इसके अलावा टी टेस्ट है, टी टेस्ट जो है ये भी प्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। होपफुली आपको प्राचल सांख्यिकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि नॉन पैरामीट्रिक, जिसमें जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आपने जो भी पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में होता है। यानी इसमें क्या नहीं होता, प्रतिनिधित्वपूर्ण डेटा कलेक्शन नहीं होता, यानी डेटा कलेक्शन किसी भी विधि से किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो, जो उद्देश्यपूर्ण हो, डेटा कलेक्शन वहां से कर दिया जाता है उन प्रतिदर्श पे। यानी प्रतिनिधित्वपूर्ण पक्षपात रहित डेटा कलेक्शन, प्रतिदर्शन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। और जो है ये और नेक्स्ट बाकी तो प्रतिदर्श चयन, डेटा कलेक्शन के बाद स्टैटिस्टिकल मेथड का उचित प्रयोग के द्वारा परिणाम की व्याख्या, और परिणाम की व्याख्या के बाद निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता और एक सही निष्कर्ष की भी प्राप्ति पॉसिबल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जनरलाइजेशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेटा प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है। इसके अंतर्गत नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो है वो है काई स्क्वायर टेस्ट है, मीडियन। सबसे पहले तो हम सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन जो है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं उनमें मीडियन है, मोड है कि नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद जितने भी प्रकार के स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा जितने भी प्रकार के डेविएशन या विचलन है, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये सभी जो है नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट है, ये सभी नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत, साइन टेस्ट है, ऐसे जितने भी टेस्ट हैं मोस्ट ऑफ नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमारी प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया मतलब जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस तरह से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस के आधार पर सांख्यिकी का जो है प्रकार प्राचल सांख्यिकी और नॉन प्राचल, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड निष्कर्षात्मक सांख्यिकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत भी स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे प्रदर्शन, फिर डेटा कलेक्शन के बाद उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड की उचित विधियों का प्रयोग, और उसके बाद उनके आधार पर एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड का उचित प्रयोग के दौरान एनालिसिस के बाद परिणाम की व्याख्या और परिणाम तक ही जो है इसमें। तो ये बहुत ब्रॉड लेवल नहीं रखता है यहाँ पे वर्णनात्मक सांख्यिकी, यानी परिणाम और व्याख्या की जाती है, परिणाम की व्याख्या कर दी जाती है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हुए परिणाम की व्याख्या कर दी जाती है, लेकिन इसमें निष्कर्ष और जनरलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी वर्णनात्मक सांख्यिकी में अभी आपने पढ़ा है कि यानी सबसे पहले प्रदर्शन के आधार पर डेटा कलेक्शन के बाद सांख्यिकी विधियों का उचित प्रयोग, और उस सांख्यिकी विधियों के उचित प्रयोग के आधार पर परिणाम एनालिसिस के बाद परिणाम और परिणाम की व्याख्या, इसके बाद निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, और निष्कर्ष के बाद उसका जनरलाइजेशन किया जाता है, जनरलाइजेशन के बाद पूर्व कथन किया जाता है। तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत समाहित होती हैं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत।
होपफुली आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये भी कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी स्टेप्स आपको क्लियर नहीं होता है, या कोई वर्ड्स, कोई ऐसा कोई टर्म्स हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप सभी की प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टैटिस्टिक्स ई नॉलेज से लाभान्वित हों। धन्यवाद।